ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मेहमान भी बने हुए हैं और चर्चा भी जारी है। राकेश जी, आपके पास आते हुए तमाम सारे आरोप जो है आप पर लगाए गए हैं, लेकिन एक बड़ी मांग आपसे की गई है, भाई इतने डिजिटलीकरण की आप बात करते हैं तो मतदान के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्लान है वो इसी को लेकर है? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे सुन पा रहे राकेश जी आप? कमल जी अभी कह रही थी कि ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां ईवीएम ठीक कैसे हो जाती है? तेलंगाना में ईवीएम ठीक कैसे हो जाती है? हिमाचल में कैसे ठीक हो जाती है? पिछली बार इन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई, कैसे ईवीएम ठीक हो गई? हकीकत तो ये है ज्योति जी कि इनको भारत की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, किसी भी संस्था को इनका विश्वास नहीं है इनको। आप बताइए, इन्होंने 356 का प्रयोग कितनी बार कांग्रेस ने किया? इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, पूरे देश को आपातकाल बना दिया। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने पूरे देश के अंदर सिखों का कत्लेआम किया। ये वही कांग्रेस तो है। ईवीएम पर दोष देने की बजाय इनको घोषित इमरजेंसी चल रही है, क्या करना चाहिए इनको? ये अपने संगठन को ग्रुप नहीं करते। चलिए, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। आज देश क्या चाहता है? देश राष्ट्रवाद चाहता है, देश की तरक्की चाहता है। तुम लोग क्या चाहते हो? सुनिए, तुम्हारा एजेंडा, तुम्हारा जो सुनिए ज्योति जी जब ये बोल रही थी तो मैं चुपचाप मैंने इनको सुना। हांडा जी, एक बार सुन लीजिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए जैसा कि आप हमेशा करती हैं, फिर उसके बाद से जवाब दीजिएगा। राकेश जी, सवाल मेरा एक दूसरा भी है, चाहता हूँ ये तो पुराने मुद्दे हो गए। ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसा पहुंचता है, परंतु 2014 के बाद जब जनधन के खाते खुले तब इन्होंने जनधन के खातों का विरोध किया। आज जब प्रधानमंत्री जी 2000 रुपए किसान के खाते में 6000 रुपए भेजते हैं तो 6000 रुपए ही पहुंचता है। इनकी तरह नहीं कि 1 रुपया भेजता हूं तो 10 पैसा पहुंचता है। और ये लोकतंत्र की बात करेंगे जिन्होंने 356 का दुरुपयोग। चलिए, बदलाव की जरूरत थी देश में, बदलाव की जरूरत थी देश में, आ गई बीजेपी। लेकिन अब की बात करते हैं, पुराने मुद्दे जो गए सो गए, अब की बात करते हैं। पुराने मुद्दे ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष आज 2 सीटें हुआ करती थी के साथ, आज हालात क्या है? नहीं, मैं हरियाणा, आप ज्योति जी मैं हरियाणा की बात करूं, ये अपने टिकट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी में अंदरूनी खींचतान है, संगठन में इनका कोई नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व भी दिशाविहीन है। मेरा सवाल ये था अंदर से कमजोर हो चुके हैं। ये बढ़ते हुए भारत को भी देखना चाहते हैं। ठीक है, इनकी आस्था बढ़ते हुए भारत में नहीं है। और सारे लोगों ने भी आपको सवाल किया था राकेश जी, सुनिए, इन्होंने कहा कि कहाँ घुसकर मारा। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, उन्होंने आरोप लगाया, आपने जवाब दे दिया। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। जिन सैनिकों की वजह से हम आराम से सोते हैं अपने घर में, आप उनके ऊपर प्रश्न क्यों उठाते हो? उनके शोरों पर राकेश जी, इस मुद्दे पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे समय आने पर। आप देश के सैनिक सुनिए राकेश जी, मेरा सवाल उठाई दें। ठीक है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कम से कम। लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप दोनों रेस्ट कीजिए। आप जवाब देंगे, आप देंगे। यही होता है जब भी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता जोड़ा जाता है, वो आपस में लड़ने लगते हैं, मेरे सवाल को जवाब ही नहीं देते। ठीक है राकेश जी, लौटूंगे आप दोनों। हरियाणा ने आपने नौकरी बेचने का काम किया, झूठ का हरियाणा, लूट का हरियाणा आपने बनाया, पैसों के बल पर नौकरियां मिलती थी। आज पूरे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के नौकरी मिलती है। जब हरियाणा का युवा आप दोनों के कि तुम नौकरी लग गए। दिन भर चुनावी कार्यक्रम हुआ है, कहीं भी इस तरीके की बहस नहीं हुई। आप लोगों को सुनना होगा, एक एक करके बोलेंगे तो लोग भी आपको सुनेंगे, हम भी कमल जी बोलती है तो मैं चुप रहा। देखिए राकेश जी, आप दोनों से मैं कह रही हूँ, अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो मैं भी आपको सुनूंगी, लोग भी आपको सुनेंगे, आप भी एक दूसरे को सुनेंगे।
सिर्फ आरोप प्रत्यारोप इस कार्यक्रम का मकसद नहीं है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हर पार्टी का जो भी प्रवक्ता बैठता है वो अपनी पार्टी की बातें रखे, अपने मुद्दे रखे, ताकि जनता आपको देख पाए, सुन पाए। लेकिन इस तरीके से अगर आप आपस में लड़ेंगे आरोप प्रत्यारोप के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। ज्योति जी आप बताइए, जब कमल बहन बोल रही थी, मैंने बीच में इनको डिस्टर्ब किया? हांडा जी, वही मैं आपसे कह रही हूँ, बार एक की बात पूरी हो जाती है तो आप अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। वही आप भी कीजिए, वही आप भी कीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी, थोड़ा सा आप दोनों रेस्ट कीजिए। कमल जी आप ही से पूछूंगी मैं, ये जो ईवीएम की बात बार बार बीच में आती है, लंबा समय आपने काम किया है, ईवीएम की बार बार जो बात बीच में आती है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि भाई जब आप जीतते हो तब आप दोष नहीं लगाते हो ईवीएम पे, लेकिन जहां बीजेपी जीतने वाली होती है तब वहां आप पहले ईवीएम पे आरोप लगाने लगते हो। तो आप धरातल पर इसको कितना सही देख पाते हैं, कितना गलत देख पाते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दे के साथ साथ जिस प्रकार से जो विपक्ष इसको उठाता रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं तो वहां भी विचार करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एक हमारी इतनी बड़ी एजेंसी जो हमारा सारा इलेक्शन करवाती है, चुनाव आयोग जो है हमारा, उसके ऊपर सीधा सीधा सवाल उठता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकारों की कठपुतली है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इतने बड़े देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उस पर अगर तथ्य के आधार पर अगर कोई इल्जाम या कोई ऐसे आरोप लगे तो निश्चित तौर पर उस पर विचार होना चाहिए। अगर बेवजह कोई आरोप है जिसके कोई तथ्य नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे आरोपों से बचना चाहिए, लगाने से बचना चाहिए, और ऐसा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो निश्चित तौर पर समय समय पे बहुत सी चीजें आई, ईवीएम को लेके जाते हुए बीच में रोक लिया गया, ईवीएम की सेटिंग में दिक्कत की कुछ चीजें आई, ईवीएम खराब हो गई। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वहां बहुत सी एरर की संभावनाएं संभावित रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सीधा आरोप लगाना है कि ईवीएम में फर्क है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तथ्य हैं, तथ्यों के आधारित अगर कोई बात पलटी करती है तो निश्चित तौर पर हमारी जो एक प्रक्रिया है उस पर एक बॉडी है और इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी बॉडी में रखकर और कहीं ना कहीं इस पर एक स्वतंत्र जांच किस बात पे हो जाए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनके जो सवाल हैं, जो विपक्ष के आरोप हैं, उसको भी विराम लग सकता है। हांडा जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन राकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि इनेलो वाले कह रहे हैं कि आप डिजिटलीकरण की बात कर रहे हैं तो मतदान को लेकर के क्यों नहीं डिजिटलीकरण करते? आप आधार कार्ड को जोड़िए उससे। ज्योति जी, आपने जो प्रश्न किया डिजिटलीकरण का, ये बात ठीक है, संभावनाएं रहती हैं, समय समय के साथ चीजें बढ़ती हैं आगे। पहले हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे, बाद में ईवीएम से चुनाव हुआ, समय आएगा तो ये भी समय आएगा। परंतु मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, बड़े ही इत्मीनान से आप सोचिए, आप हर चीज पर अगर ऐसे आरोप लगाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन जो पूरे देश के चुनाव को कराता है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, आप उस पर आरोप लगाते हैं। आप जब केरल में जीतते हैं, आप जब हिमाचल में जीतते हैं, आप जब तेलंगाना में जीतते हैं, आप जब राजस्थान में जीतते हैं, तब आप आरोप नहीं लगाते। परंतु जब आपको हार आपके सामने खड़ी दिखती है तब आप आरोप लगाते हैं। अभी बहन ने कहा कि भाई ये कौन से ज्योतिषी जो कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे। हम 400 पार जाएंगे, उसका आधार है 2014 के बाद 2019 और 2024 10 साल का जो शासन है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर भारत की धाक बढ़ी है, जो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन चली है, जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स का जाल बिछा है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, जिस प्रकार से जन धन के खाते, जिस प्रकार से किसान को किसान सम्मान निधि मिली है, उसके आधार पर और उस आधार पर कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक का हमारा मजबूत संगठन, वो हमारा आधार है। भारतीय जनता पार्टी का आधार है 365 दिन चलने वाली पार्टी है। 365 दिन चलने वाली पार्टी, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यकर्ता है। एक मिनट ज्योति जी, एक मिनट, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यालय है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है, ये हमारा आधार है। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास पन्ना प्रमुख है। कांग्रेस बिना कितने सालों तक बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के रही, आज हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है। सभी का आता है। राकेश जी रोकूंगी यहाँ पर आपको, समय की थोड़ा सा कमी है। ओंकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हांडा जी आपके पास आऊंगी। ओंकार जी देखिए, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए जी। पहली बात तो उन्होंने ईवीएम की बोला। देखो, ईवीएम कई बार संदेह की घेरे में आई,
जापान ने पहले ईवीएम जापान ने बैन कर दी। बहुत से विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम बैन है। चलो आज हम इस मुद्दे पे नहीं बहस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। और मेरे भाई ने एक बात पूछी थी कि जिन राज्यों में बीजेपी हारती है वहाँ ईवीएम पे दोष क्यों नहीं लगता है, उसका कारण मैं बताता हूँ। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है जहाँ लोग इनका जूतों और डंडों से स्वागत कर रहे हैं, वहाँ अगर ये ईवीएम का प्रयोग करेंगे तो इनके नेता जीतने के बाद भी पिटेंगे वहां से। पंजाब में जीतने के बाद भी, क्योंकि उनको पता है वोट तो जनता ने नहीं डाली, इसलिए ईवीएम का वहां दुरुपयोग का चांस नहीं रहता। दूसरी बात इन्होंने कही थी पर्ची और खर्ची की। पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। आप देखिए हरियाणा सरकार के सचिवालय से 1 करोड़ रुपए कैसे मिले और किसके कार्यालय से मिले, ये इनको मालूम है। ये पर्ची खर्ची बंद करने वाले आज नौकरी ही खत्म कर दी इन्होंने। और मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं। ज्योति जी गारंटी किसकी दे रहे हैं? 5 किलो अनाज की। 5 किलो अनाज कितने का? 100 रुपए का। 82.5 करोड़ की जनता, मेरी माताएं बहनें बेटियां 3-3 घंटे लाइन में लगती है 5 किलो अनाज लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये क्यों भिखारी बना रहे हैं हमारे को गारंटी दो रोजगार की, हमारे को गारंटी दो काला धन वापसी लाने की, हमारे को गारंटी दो उद्योग लगाने की, गारंटी दो भ्रष्टाचार खत्म करने की। इन लोगों ने सत्यानाश मार दिया। और एक तो एक चीज कह के बात समाप्त करूंगा अपनी में, ये जब भी बात आती है ना बीजेपी वाले, ये इतने गंदे उकसाऊ हैं, ये 1984 की बात करते हैं। मैं सिख हूं, मैंने 1984 का दम झेला, मेरे परिवार ने झेला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1984 में दरबार साहब पे हमला करने के लिए किस पार्टी ने धरना दिया था, ये बताएं। कौन से नेता थे तुम्हारे वहां पे धरना देने के लिए जिन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप यहाँ पे हमला कीजिए? अगर कांग्रेस दोषी है 1984 के लिए, बीजेपी उससे ज्यादा दोषी है। ये अपने आप को दूध का गुलाब बताते हैं। चलिए आज ये मुद्दा नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये वोट के अधिकार को हमारा डिजिटली कर दे तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास आज गूगल पे अकाउंट है, प्रत्येक व्यक्ति पेटीएम का प्रयोग करता है। उसके पेटीएम के पैसे दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता उसके ओटीपी के बगैर। तो फिर ये वोट का अधिकार भी ओटीपी के साथ जुड़ जाए तो हमारे सबके लिए बढ़िया हो जाए। गरीब आदमी तो वोट डालने जाता है, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सुनिए, बीजेपी के इस बार के मैनिफेस्टो में सुनिए तो इस बार के मैनिफेस्टो में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम करने की बात है। क्या पता आपकी बात सच हो जाए। ऐसा भी 10 साल हो गए, ये जुमलों की पार्टी है। 2014 में इन्होंने जुमले दिए, 2019 में चौकीदार बन गए और अब गारंटी की बात कर रहे हैं। उनका अपना एक नारा नहीं रहा। अपनी जुमले में टिकते तो जनता विश्वास करती, जुमले से बदल के चौकीदार। पुलवामा का अटैक हुआ, ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज तक पुलवामा में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, कोई बताएगा क्या? उनके मुंह में दही जम जाता है बताने के टाइम में। कोई व्हाइट पेपर जारी करे जिसमें जनता को पता लगे कि अटैक कैसे हुआ था। ठीक लौटूंगी आपके पास। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। हांडा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी हाँ, मैं कमल वर्धावन जी को कहूंगी कि ये भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, पत्रकार कम लगते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि कोई भी बात करनी चाहिए तथ्यों के साथ करनी चाहिए। आपको 4 तथ्य दिखा दे, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव आपने भी देखे होंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। हमारा वोट प्रतिशत कितना था? 4 करोड़ 90 लाख, बीजेपी का 4 करोड़ 80 लाख। और कैसे वो जीत गई, ये एक बात का जवाब आप मुझे दें। दूसरी बात ये कहूंगी मैं, आप कहते हैं कि नेतृत्व हमारा कैसा है। हमारा नेतृत्व एजुकेटेड है, तड़ी पार नहीं है, अनपढ़ नहीं है। राकेश शर्मा जी आप भी सुन लीजिए और कमल वर्धावन जी आप भी सुन लीजिए। दूसरी सरकारें कौन गिराता है? बीजेपी गिराती, ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करके। ठीक है। और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि ये जो सलाह दे रहे थे हमें कि इन पर विचार करना चाहिए विपक्ष को, तो मैं बड़े अनुरोध के साथ और बड़े विद ड्यू रिगार्ड्स टू मिस्टर कमल वर्धावन ऐसे कि आप ये सलाह जाके मोदी जी को क्यों नहीं देते? देकर देखिए जरा क्या हश्र होता है आपका। दीजिए ना उनको भी जाकर सलाह जो आप यहाँ पर आप टीवी चैनल पर बैठकर दे रहे हैं। दूसरी बात, पोर्टल का मिस यूज इन्होंने किया है सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आम जो भोले भाले किसान थे उनको कुछ नहीं मिला, चाहे वो बाढ़ पीड़ित थे या कुछ भी था। कैसे इन्होंने 7 लेयर बैरिकेडिंग करी, किसानों को मारा, कुचला, गोलियां चलाई, छर्रे चलाए, ड्रोन का मिस यूज किया, पहलवान बेटियों को रौंदा गया। उनके लिए इनके पास कुछ जवाब नहीं होगा। और ये जो कहते हैं हरियाणा हिमाचल में जीत गए, तो मैं इनको बताना चाहूंगा उनके लिए गुजरात ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गुजरात में ज्यादा सीटें हैं, इसीलिए दोनों भागे, तड़ी पार भी और उनके आका भी।
और वहां पर जाकर क्या बोला उन्होंने, आपको ये भी बता दूं, आपकी नॉलेज में ला दूं, कमल बधावन जी और राकेश शर्मा जी की भी नॉलेज में ला दूं। वहां पर जाके कहते हैं 2002 को याद कर लो, हमें वोट देना, हमें वोट देना। लेकिन ये भी एक बात बता दूंगी, अब गुजरात में भी बगावत की लपटें उठने लगी हैं, लोग आपकी खिलाफत करने लगे हैं। अब जाने का टाइम आ गया, अब फकीर को अपना झोला उठाकर जाने का वक्त आ गया है, ये आपको बता दूं। पहली बात, हाँ, अगर आपने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव तर्ज पर चुनाव करे और जैसे भिंड में हुआ, केरला में हुआ और पीलीभीत में हुआ, फिर तो आप 543 के आप 600 पार भी कर सकते हैं। लेकिन बेईमानी से चली हुई चीज बहुत देर तक नहीं चलती, ये भी याद रखिए। हर चीज की एक हद होती है, आपने सारी हदें पार कर ली, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, देश को लूटने की, आपने कोई हद नहीं छोड़ी, आपने लूट लिया देश को। कहते थे ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। चाइना ने 30 हमारे गाँव को अपना नाम दे दिया, हमारे वो सोनम वांगचुक जी महान वैज्ञानिक, वो 20 दिन तक जो है बैठे रहे अनशन पर। राजनाथ सिंह जी को आने के 20 दिन बाद, ये भी नहीं कि हफ्ते बाद चले जाते, थोड़ा रहम कर लेते कि महान वैज्ञानिक है वो कहते हैं हमारे चरवाहों को नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है हांडा जी, ठीक है, समय की कमी, समय की कमी। जो 5 सेकंड जी, जो 5 सेकंड जी। और ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं, जिसके लिए गाजी कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। घर में घुसकर इन्होंने मारा तो नहीं है मोदी जी ने, लेकिन घर में घुसकर बिरयानी खाने जरूर गए हैं, बिन बुलाए मेहमान। कौन ठीक है कमल जी जवाब दीजिए हांडा जी की बातों का। हांडा जी, पहली बात सुनना, पहले तो आप अपने जो भी आपके चंडीगढ़ के साथी हैं मेरे बारे में पूछना और आपके आकाओं से भी पूछना कि कमल बधावन कौन शख्सियत है। दूसरी बात, आपका जवाब दे दूं कि मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं और पत्रकारिता पिछले 25 साल से करता आ रहा हूं। और आपके वो बीच में नहीं बोले थे हांडा जी, आपके सर्टिफिकेट की कमल बधावन को जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, रही बात मुद्दों की, मुद्दों के लिए अगर आप विपक्ष अगर बेवजह कोई ऐसी चीजें कहेगा तो तथ्यों के आधार पर कहे, तो उसी की तो लेके हम बात कर रहे हैं। क्या आप लोग बिना तथ्यों से बात करना चाहते हो? क्या आप ये बता दीजिए कि क्या आप बिना तथ्यों से बात करना चाहते हो? तथ्य तो होने चाहिए ना किसी भी चीज के लिए। आप अगर अपने सत्ता पक्ष को आप किसी भी बात पे घेरना चाहते हो तो फैक्ट लेके आप आते हो ना, तभी तो आप सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी बात रख पाते हो। तो निश्चित तौर पर होमवर्क करना चाहिए, आप लोग अच्छा करते हो। लेकिन रही बात मेरी, मैं जो जिस प्रकार से काम कर रहा हूं और बड़े बेहतर तरीके से कर रहा हूं, आपके आकाओं से पूछना और आपके चंडीगढ़ के जो साथी हैं उनसे पूछ लेना। लेकिन आज मुद्दा चुनाव का है और चुनाव को लेकर ही बात हो तो बेहतर है, क्योंकि विषय भड़कते हैं और विषय भड़कने नहीं चाहिए। आप बड़े सीनियर लोग हो, आप लोग पैनल में आते रहते हो, पहले भी मेरे साथ आप लोग पैनल में रहे हो। लेकिन विषय जब भटकते हैं तो कोई नतीजा उसका नहीं निकल पाता है। आज विषय चुनाव का है, चुनाव का पर्व है और पर्व का पहला चरण है और पहले चरण में किस प्रकार से जो हिंसा हुई है उसका जवाब निश्चित तौर पर सरकारें या फिर इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल उठता है कि विपक्ष की क्या भूमिका है, बहुत से राजनीतिक हस्तक्षेप रहते हैं। क्या कमल हांडा जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजनीति इस चीजों में नहीं होती? तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं, इस पर सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, मेरा आग्रह है। और ऐसी घटनाएं अगले जो 6 चरण बचे हैं वहां ना हो, ऐसी कामना करनी चाहिए और सद्बुद्धि सबको दे और अपने वोट का अधिकार तमाम लोग करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि बड़े सभ्य तरीके से सब लोगों को ऐसा एक माहौल मिले कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज विषय चुनाव का है और मुझे लगता है कि सभी साथियों को चुनाव के मद्देनजर ही अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल, पार्टियों को भी गहन मंथन करने की इसमें जरूर आवश्यकता है। कमल, ठीक है, हमारे साथ राकेश जी आप बने हुए हैं। राकेश जी, फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे चाहूंगी क्योंकि समय की भी थोड़ा सा कमी हो रही है। राकेश जी आप म्यूट हैं, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्योति जी, जो आज डिबेट का विषय था वो यही था कि मतदान बढ़ना चाहिए और निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। और ये बात ठीक है कि आप गलत विषयों को उठाएंगे, अपनी कमजोरियों को ठीक करने की बजाय अगर विषय गलत उठाएंगे तो बार बार आपको यही चीजें सुननी पड़ेंगी। अपने घर में झांकना चाहिए कि हमारे यहाँ कमजोरियां क्या हैं, हम कैसे उनको ठीक करें, क्योंकि जब आप अपने घर को ही ठीक नहीं करोगे तो राष्ट्र को मजबूत कैसे करोगे। एक बार जरा झांकिए ना अपने इतिहास के अंदर कि आपका इतिहास कैसा है। आपका काला अध्याय जिसने देश को पता नहीं कितनी बार शर्मसार किया, आपने परोस दिया चीन को परोस कर दे दिया सब कुछ। आपने क्या क्या नहीं किया। अरे हम युद्ध के मैदान में जीत गए थे,
और हम टेबल पर हम हार गए। आप इतिहास पढ़ के आइए और जो विषय है विषय पर बोलिए। और दूसरा विषय है आपने तड़ी पार जैसा विषय दिया, तड़ी पार की बात करते तो बाल डांसर की बात आएगी। आप क्या किया हमारी नायिका ने इंदिरा गांधी जी ने क्या नहीं क्या किया आपने देश में हमारे बीजेपी कांग्रेस के पास जब भी मैं जाती हूँ या फिर ये लोग आपस में ही इतना उलझे रहते हैं कि समझ ही नहीं आता तीसरा आदमी क्या बोल रहा है। एक एक करके रखिए। राकेश जी को बात पूरी करने दीजिए। हांडा जी आपको समय दूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज उत्साह है। आज देश ऐसे ही उत्साह कितना है, उत्साह का परिणाम देखने के लिए अभी थोड़ा सा समय का इंतजार हमें करना होगा। ठीक है राकेश, आएगा देखिए 7 तो बार भी आएगी पार्टी। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। ये जनता के हाथ में है फिलहाल। एक चरण निकल गया है। आधार पर जाएंगे। जो बदलाव देश के अंदर आया है, जो युवाओं के लिए काम हुए, जो जन धन के खाते खुले, जो किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी है, जो एयरपोर्ट का जाल बिछाया है, जो सड़कों का जाल बिछाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, आज उत्तराखंड में जो 12 केंद्रों में मतदान नहीं हुए ना, उसमें से ज्यादातर केंद्रों में इसलिए नहीं हुए कि लोग सड़कों के लिए परेशान थे। उन चीजों पर ध्यान भी रखा जाएगा। सड़कों के लिए परेशान है। ऐसा नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करेंगे, देश के गृह मंत्री को अपमानित करेंगे तो प्रश्न तो आप पर भी उठेगा ना। कल कोई आपसे भी पूछेगा कि कौन बाल डांसर है, क्या जवाब देंगे आप? चलिए फाइनल कमेंट। विराजमान हुए। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट अपना दीजिए। दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, एक दूसरे से लड़ाइए। 3 तलाक खत्म हमने। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं। कैसी बात करते हो? आपके घर को कमजोरी है, आपके बहन भाइयों का झगड़ा है। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं। सुन लीजिए आप, समझते क्यों नहीं है? एक बार सुन लीजिए। ओंकार सिंह जी बोल रहे हैं। इन दोनों का ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए। आपका संगठन नहीं है, आपके जिले के अध्यक्ष नहीं है, आपकी टिकटों की कोई घोषणा नहीं है। मोदी की गारंटी तो सब्जी मंडी में जो कबूल वाले देते हैं, गारंटी मीठा निकलेगा, उनका निकलता है, ये वो गारंटी है। लेकिन 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो 400 पार होंगे या 400 बाहर होंगे, ये जनता बताएगी। उस लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। इन लोगों ने तो सब्जी मंडी बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा है। कोई 1984 की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें मत प्रतिशत जो है अभी आंकना बाकी है। लेकिन बात करें अगर पक्ष विपक्ष की तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।